ये जो शांति आप देख रहे हैं ये एक धोखा है। हाँ, हिमालय की गोद में बसा ये छोटा सा शहर कालिम्पोंग आज एक खूबसूरत तस्वीर जैसा लगता है। एक सुस्त शांत जगह जहाँ वक्त भी धीरे चलता है, लेकिन इसकी कहानी के नीचे एक तूफान दफन है। एक ऐसा इतिहास जिसे जानबूझकर भुला दिया गया। एक जमाना था जब ये शांत शहर दुनिया के सबसे खतरनाक और अहम चौराहों में से एक था। ये कोई हिल स्टेशन नहीं बल्कि तिब्बत का बंदरगाह था। ये कहानी है उस वक्त की जब यहाँ की हवा में व्यापार नहीं दौलत बहती थी, जब इन पहाड़ी रास्तों में सिर्फ ऊन नहीं साजिशें गुजरती थी। एक ऐसा शहर जिसे अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाया और जिसे दो मुल्कों की दुश्मनी ने एक झटके में तबाह कर दिया। इसे जासूसों का छत्ता भी कहा जाता था। आज ये तो गुमनाम है, या यूं कहिए कि दार्जिलिंग के नाम से छुप गया है। पर सवाल ये नहीं है कि कालिम्पोंग क्या है, असली सवाल ये है कि कालिम्पोंग क्या था। वेलकम टू इन अ कॉल। कालिम्पोंग के साइडलाइन होने की कहानी इसकी पैदाइश से ही शुरू होती है। कोई पुरानी राजधानी या बड़ा बाजार नहीं था, इसका कोई बड़ा जबरदस्त इतिहास नहीं था। पुराने रिकॉर्ड बस छोटे और धुंधले हैं, जिनमें इतनी कंफ्यूजन है कि सच का पता लगाना नामुमकिन है। रिकॉर्ड्स की यह खामोशी महज एक खालीपन नहीं, एक खुद कहानी कहती है इसके हाशिए पर होने की। 19वीं सदी से पहले आज का कालिम्पोंग कोई अलग जगह नहीं थी, बल्कि एक वीरान सरहद थी, एक बफर जोन। इसकी पहचान इसके 2 किलों दामसोंग और डालिंगकोट से थी, जो पहाड़ों के रास्तों की रखवाली करते थे। इसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, ये बस किसी बड़े राज का एक फौजी अड्डा था। यही वजह थी कि ये कोरे कागज की तरह था, जिस पर पहले छोटे राजाओं ने और फिर एक पूरी सल्तनत ने अपनी किस्मत लिख दी। इससे पहले कि ये शहर हिमालय की सियासत का मोहरा बनता, ये जमीन लेप्चा लोगों की थी। वो खुद को इस पूरे इलाके का, आज का सिक्किम, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग का असली मालिक मानते हैं। वो खुद को रोम के बच्चे कहते हैं। उनकी पहचान कंचनजंगा के पहाड़ों से जुड़ी है, लेकिन उनकी कहानी धीरे धीरे अपनी ही जमीन से बेदखल होने की है। 17वीं सदी में तिब्बती आए, फिर 18वीं सदी में गोरखाओं ने हमला किया और आखिर में अंग्रेजों ने आकर लेप्चा लोगों को उनकी ही जमीन पर साइड हीरो बना दिया। बहुत समय तक ये डालिंगकोट वाला इलाका सिक्किम के राज का हिस्सा माना जाता था, पर सिक्किम का राज कमजोर था। कालिम्पोंग की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ 18वीं सदी की शुरुआत में आया, जब सिक्किम के राजघराने में ही गद्दी के लिए झगड़ा हो गया। लगभग 1700 में सिक्किम के दूसरे राजा की मौत के बाद उसके 2 बच्चों में ठन गई। राजा की एक बेटी पेंदेआमो ने मदद के लिए पड़ोस के भूटान से गुहार लगाई। भूटानी तो मौके की तलाश में थे। 1700 में भूटानी फौज ने सिक्किम पर हमला किया। हालांकि सिक्किम के राजकुमार ने तिब्बत की मदद से भूटानियों को तीस्ता नदी के पश्चिम से तो खदेड़ दिया, लेकिन पूरब का इलाका भूटान के कब्जे में ही रह गया। यही इलाका आज का कालिम्पोंग है। अगले 160 साल तक ये इलाका भूटान के अंडर रहा, लेकिन राज बदलने से इलाके की किस्मत नहीं बदली। भूटान के राजा में भी ये एक दूर दराज पिछड़ा हुआ इलाका ही रहा। कालिम्पोंग गांव तो इतना छोटा था कि वहाँ सिर्फ 2-3 परिवार और 8-9 गायें थी। इसकी कहानी बस एक किनारे पर पड़े इलाके की थी, जिससे टैक्स वसूला जाता था, फौज के काम आ सकता था, बट जिसकी अपनी कोई आर्थिक या सांस्कृतिक हैसियत नहीं थी। और इसी गुमनामी की वजह से अंग्रेजों के लिए इसे पूरी तरह से बदल कर रख देना मुमकिन हो पाया। कालिम्पोंग का एक गुमनामी चौकी से एक हलचल भरे हिमालय हब में बदलना सीधे सीधे अंग्रेजों की वजह से हुआ। इसकी आज की पहचान कोई अपने आप नहीं बनी, बल्कि ये अंग्रेजों की एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। इसे अंग्रेजी सल्तनत ने 2 मकसदों को पूरा करने के लिए बनाया गया था: अपनी उत्तरी सरहद को महफूज रखना और सेंट्रल एशिया के बाजारों में घुसपैठ करना। इस बदलाव की चिंगारी 1864-65 की एंग्लो भूटान जंग से लगी, जिसे डुअर्स वॉर भी कहते हैं। अंग्रेजों ने बहाना बनाया कि भूटान वाले उनके इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं और उनके एक अफसर एशले ईडन की बेइज्जती की है। लेकिन असली गेम कुछ और था। अंग्रेजों की नजर भूटान के पहाड़ों के नीचे की उपजाऊ डुअर्स जमीन पर थी, जहाँ वे चाय के बागान लगाना चाहते थे, जो उस वक्त सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। इसके अलावा तिब्बत में घुसने का रास्ता भी यहीं से होकर जाता था, और रूस के साथ चल रहे ग्रेट गेम में ये एक जरूरी चाल थी। नवंबर 1864 में अंग्रेजों ने जंग का ऐलान कर दिया। अंग्रेज, भारतीय और गोरखा सैनिकों की टुकड़ियों ने भूटान पर हमला बोल दिया। शुरू में अंग्रेजों को कुछ झटके लगे, लेकिन उनके बेहतर हथियार और संगठन के आगे भूटानी नहीं टिक पाए। डालिंगकोट समेत कई जरूरी किले अंग्रेजों के कब्जे में आ गए।
सिर्फ 5 महीने चली ये जंग अंग्रेजों की जबरदस्त जीत के साथ खत्म हुई। 11 नवंबर 1865 को सिंचुला की संधि पर दस्तखत हुए। इसकी संधि ने इस इलाके को कानूनी तौर पर ब्रिटिश इंडिया को सौंप दिया। भूटान को मजबूरन डुआर्स का पूरा इलाका और तीस्ता नदी के पूरब का पहाड़ी इलाका हमेशा के लिए अंग्रेजों को देना पड़ा। यही इलाका कालिम्पोंग था। इसके बदले अंग्रेजों ने भूटान को सालाना 50,000 रुपए देने का वादा किया। इस संधि के साथ कालिम्पोंग पर भूटान का 160 साल का राज खत्म हुआ और ब्रिटिश इंडिया का नया चैप्टर शुरू हुआ। कब्जे के बाद अंग्रेजों ने सिर्फ राज नहीं बदला बल्कि एक पूरे शहर को जन्म दिया। संधि के वक्त कालिम्पोंग इतना छोटा था कि एशले ईडन ने अपनी रिपोर्ट में इसका बस हल्का सा जिक्र किया था। सरकारी कागजों में यह शहर का पहला जिक्र था। ये बस कुछ परिवारों का एक गांव था, लेकिन अंग्रेजों ने इसका पोटेंशियल तुरंत पहचान लिया। उन्होंने 2 मेन फायदे देखे। पहला, ऐश का और हिल स्टेशन। यहाँ का मौसम ठंडा था, जो कलकत्ता की गर्मी से परेशान अंग्रेज अफसरों के लिए एक बेहतरीन जगह थी। दूसरा, तिब्बत का गेटवे। सबसे जरूरी बात, ये जलेपला और नाथुला दर्रों के ठीक मुहाने पर था, जो सेंट्रल तिब्बत जाने का सबसे सीधा और मौसम में खुला रहने वाला रास्ता था। यह व्यापार और सियासत दोनों के लिए सोने की खान थी। अंग्रेज अफसरों ने इन फायदों को भुनाने के लिए जोर शोर से काम शुरू किया। उन्होंने बाहर से लोगों को, खासकर नेपाल से आए मजदूरों को यहाँ बसने के लिए बढ़ावा दिया। इन लोगों ने खेती की और सड़कें बनाई। अंग्रेजों की आराम और व्यापार की जरूरतों ने कालिम्पोंग को पूरी तरह बदल दिया। आबादी जो 1865 में मुट्ठी भर थी, 1911 तक बढ़कर 7,880 हो गई थी। वो गुमनाम गांव तेजी से एक फलता फूलता शहर, अंग्रेजों के हिमालयी नेटवर्क का एक जरूरी अड्डा और उनकी सेंट्रल एशिया स्ट्रेटेजी का अहम मोहरा बन गया था। लगभग आधी सदी तक 1904 में जब अंग्रेजों ने जबरदस्ती तिब्बत को खोला से लेकर 1962 में बॉर्डर के आखिरी बार बंद होने तक कालिम्पोंग ने बेहिसाब दौलत और शोहरत देखी। इस दौर को आज भी लोग इसका गोल्डन टाइम कहकर याद करते हैं। ये पूरी चमक दमक सिर्फ और सिर्फ इसकी लोकेशन की वजह से थी। ये इंडिया और तिब्बत के बीच सबसे जरूरी व्यापारिक रास्ते का दक्षिणी सिरा था। ये असल में तिब्बत का बंदरगाह बन गया था, एक जमीनी पोर्ट जहां सेंट्रल एशिया का माल और दुनिया भर का सामान मिलता और बिकता था। लेकिन ये पूरी दौलत एक बड़ी ही नाजुक बुनियाद पर टिकी थी। एक अकेला, सियासी तौर पर सेंसिटिव पहाड़ी दर्रा, जिसका खुला रहना उस वक्त के जियोपॉलिटिकल बैलेंस पर निर्भर करता था, जो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। कालिम्पोंग की इकोनॉमी का मेन इंजन तिब्बती ऊन का मोटा धंधा था। 1904 में कर्नल फ्रांसिस यंगस्पैंड की लीडरशिप में अंग्रेजी फौज ने ल्हासा पर चढ़ाई कर दी। इस हमले ने तिब्बत सरकार को ब्रिटिश इंडिया के साथ एक व्यापार समझौते पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे अब तक बंद पड़ा तिब्बत का बाजार खुल गया। कालिम्पोंग जलेपला दर्रे के ठीक मुहाने पर होने की वजह से इस नए व्यापार का मेन अड्डा बनने के लिए एकदम सही जगह पर था। खच्चरों और याक के विशाल काफिले तूफानी बर्फ और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए तिब्बत से 1 महीने का सफर तय करके ऊन की गांठें लादकर कालिम्पोंग पहुंचते थे। ये ऊन अपनी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर था। कालिम्पोंग के गोदामों में इसे छांटा और पैक किया जाता, फिर मैदानों से ट्रेन के जरिए कलकत्ता पोर्ट भेजा जाता। वहां से इसे दुनिया भर की फैक्ट्रियों में भेजा जाता, खासकर अमेरिका की कालीन इंडस्ट्री में। इस धंधे का वॉल्यूम इतना ज्यादा था कि शहर की धड़कनें इसी के उतार चढ़ाव से चलती थी। ये व्यापार का रास्ता एक 2 वे हाईवे था, जहां तिब्बत से कच्चा माल दक्षिण की ओर आता, वहीं दुनिया का बना बनाया सामान उत्तर की ओर जाता। जो खच्चर वापस ल्हासा जाते, वो हर तरह के सामान से लदे होते। इनमें से इंडिया से बना कपड़ा, अनाज, मसाले जैसी जरूरी चीजों से लेकर मॉडर्न और लग्जरी आइटम भी शामिल थे। कालिम्पोंग के व्यापारी पेन, टूथब्रश जैसी घरेलू चीजों से लेकर पेट्रोल, शराब और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसी कीमती चीजें भी तिब्बत भेजते थे। यहाँ तक कि रोलेक्स की घड़ियां, पार्कर के फाउंटेन पेन और गाड़ियों के पुर्जे भी इन्हीं पहाड़ी रास्तों से ऊपर भेजे जाते थे। ऊन के अलावा तिब्बत से कस्तूरी, जानवरों की खाल, नमक, जड़ी बूटियां और याक की पूंछें भी आती थीं, जिनका इस्तेमाल इंडिया के चंवर बनाने और अमेरिका में सेंटा क्लॉज की दाढ़ी बनाने के लिए होता था। इस लेन देन ने बेहिसाब दौलत पैदा की। कहा जाता है कि मुनाफा लागत से 3 गुना तक होता था और इसने कालिम्पोंग को ट्रांस हिमालयन कॉमर्स का नर्व सेंटर बना दिया था। इस मोटे मुनाफे वाले धंधे ने चुंबक की तरह हर तरफ के व्यापारी समुदायों को अपनी ओर खींचा, जिससे यह शहर एक कॉस्मोपॉलिटन कॉमर्शियल हब बन गया। यहाँ का बाजार एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, जिसमें अलग अलग ग्रुप्स की अपनी अपनी नेटवर्किंग और स्पेशलाइजेशन थी। इनमें प्रमुख थे मारवाड़ी व्यापारी। राजस्थान से आए ये ताकतवर कारोबारी परिवार अक्सर फाइनेंसर और थोक विक्रेता होते थे, जो व्यापार में लगने वाले ज्यादातर पैसों को कंट्रोल करते थे। नेवारी व्यापारी
नेपाल की काठमांडू घाटी से आए इन व्यापारियों के पास ट्रांस हिमालयन व्यापार का सदियों का अनुभव था और उन्होंने कालिम्पोंग को नेपाल और तिब्बत से जोड़ने वाले जबरदस्त नेटवर्क बना रखे थे। तिब्बती व्यापारी, इनमें बड़े अमीर घरानों से लेकर छोटे मोटे व्यापारी और तिब्बती मुसलमान काची भी शामिल थे, जिनके कश्मीर और लहासा से पुराने व्यापारिक संबंध थे। चीनी व्यापारी, चीनी दुकानदारों और व्यापारियों की भी एक कम्युनिटी यहाँ फल फूल रही थी, जो इस बॉर्डर पार व्यापार में शामिल थी। मारवाड़ी, नेवारी, तिब्बती और चीनी व्यापारियों का स्थानीय लेपचा, भूटिया और नेपाली आबादी के साथ रहना एक अनोखा और जिंदा दिल सामाजिक ताना बाना बनाता था। हफ्ते में लगने वाला हाट बाजार कल्चरल और कॉमर्शियल संगम का जीता जागता सबूत था। एक शोरगुल वाली, कई भाषाएं बोलने वाली जगह जहां तिब्बती, नेपाली, हिंदी और लेपचा में सौदे होते थे। लेकिन ये पूरा आर्थिक ढांचा बेहद नाजुक था। कालिम्पोंग की दौलत अंदर से पैदा नहीं हुई थी, ये सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट होने का कमीशन था। इसकी इकोनॉमी पूरी तरह से बाहरी ताकतों पर निर्भर थी और सबसे बढ़कर ज़लेपला दर्रे के खुले रहने पर। ये गोल्डन टाइम एक खास जियोपॉलिटिकल पल की देन था, एक ऐसा पल जब ब्रिटिश ताकत खुले व्यापार को लागू कर सकती थी और तिब्बत काफी हद तक आजाद था। इस निर्भरता ने कालिम्पोंग की इकोनॉमी को बेहद कमजोर बना दिया था। इसका उछाल जबरदस्त था, लेकिन जब जियोपॉलिटिकल जमीन खिसकी तो इसका पतन भी उतना ही भयानक और तय था। एक तरफ जहाँ कालिम्पोंग व्यापार का अड्डा बन रहा था, वहीं दूसरी तरफ ये संस्कृतियों का एक जबरदस्त संगम भी बन रहा था। यहाँ अलग अलग समुदाय आकर मिले, साथ रहे और मुकाबला भी किया। इस सामाजिक हलचल के पीछे दो बड़ी ताकतें थी, ईसाई मिशनरियों का सभ्य बनाने का मिशन और आर्थिक मौकों की तलाश में आए मजदूरों का भारी पलायन। नतीजा एक अनोखा कॉस्मोपॉलिटन समाज था, लेकिन इसकी जिंदा दिली के नीचे औपनिवेशिक मॉडर्निटी का दोहरापन छिपा था। एक ऐसा ढांचा जिसने एक तरफ तो सांस्कृतिक लेन देन को बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ही सामाजिक ऊंच नीच को गहरा किया और यहाँ के मूल निवासियों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया। स्कॉटलैंड के प्रेस्बिटेरियन मिशनरी कालिम्पोंग में बदलाव लाने वाले शुरुआती और सबसे असरदार लोगों में से थे। वे शहर को तिब्बत, भूटान और नेपाल जैसे बंद देशों में घुसने के लिए एक स्ट्रैटेजिक दरवाजे के तौर पर देखते थे। उन्होंने यहाँ एक मजबूत मौजूदगी बनाई, जिसने यहाँ के समाज, शिक्षा और संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी सबसे बड़ी देन शिक्षा के क्षेत्र में थी। रेवरेंड विलियम मैकफार्ले ने 1873 में कालिम्पोंग में पहला स्कूल खोला। इसके बाद कई बड़े इंस्टीट्यूशन बने, जिन्होंने कालिम्पोंग को पूर्वी हिमालय में शिक्षा का एक बड़ा सेंटर बना दिया। शायद इन सब में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था डॉक्टर ग्राहम होम्स, जिसे 1900 में रेवरेंड डॉक्टर जॉन एंडरसन ग्राहम ने शुरू किया था। ये ब्रिटिश चाय बागान मालिकों और अफसरों के अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले एंग्लो इंडियन बच्चों के लिए एक स्कूल और अनाथालय के रूप में शुरू हुआ था। ये इंस्टीट्यूशन 400 एकड़ में फैले एक विशाल आत्मनिर्भर कॉम्प्लेक्स में बदल गया, जिसमें अपने कॉटेज, अस्पताल, खेत और वर्कशॉप थे। ये अपने आप में एक पूरा गांव बन गया था। इन मिशनरी संस्थानों ने न केवल मॉडर्न शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की, बल्कि शहर के ढांचे को भी बदल दिया। अंग्रेजों द्वारा लाए गए आर्थिक बूम ने आबादी में एक बड़ा बदलाव ला दिया। खेती, सड़क बनाने और सरकारी कामों के लिए मजदूरों की मांग को पड़ोसी देश नेपाल से आए लोगों के भारी पलायन ने पूरा किया। अंग्रेज प्रशासन के प्रोत्साहन पर नेपाली लोग इतनी बड़ी संख्या में आए कि वे जल्द ही पहाड़ों में सबसे बड़ा डेमोग्राफिक ग्रुप बन गया। इस पलायन ने सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ के मूल निवासी लेपचा समुदाय भूटिया लोगों के साथ अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर अल्पसंख्यक बनकर रह गए। इस आबादी के दबाव के गंभीर सामाजिक और आर्थिक परिणाम हुए। खासकर लेपचा समुदायों से जमीन का छीनना। जो समाज उभरा वह बहुसांस्कृतिक तो था, लेकिन साथ ही उसमें ऊंच नीच भी बहुत थी। सबसे ऊपर ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक, मिशनरी और अमीर यूरोपीय बंगाली परिवार थे। उनके नीचे मारवाड़ी, नेवारी और तिब्बती जैसे व्यापारी समुदाय थे, जो शहर की इकोनॉमी चलाते थे। और इस पिरामिड के सबसे नीचे विशाल वर्ग मजदूर वर्ग था, जिसमें मुख्य रूप से नेपाली प्रवासी थे, लेकिन स्थानीय लेपचा और भूटिया भी शामिल थे। इसलिए ये कॉस्मोपॉलिटनिज्म कोई बराबरी का मेल जोल नहीं था। ये औपनिवेशिक ढांचे के भीतर सत्ता, हैसियत और संसाधनों का एक जटिल और अक्सर तनावपूर्ण खेल था। 1959 की घटनाओं से बहुत पहले ही तिब्बत से नजदीकी के कारण कालिम्पोंग बौद्ध शिक्षा और धार्मिक आदान प्रदान का एक स्वाभाविक केंद्र था। 1959 में तिब्बती विद्रोह और दलाई लामा के भारत आने के बाद इसकी यह भूमिका और भी बढ़ गई। कालिम्पोंग हजारों तिब्बती शरणार्थियों के लिए पहले ठिकानों में से एक बन गया, जिनमें बड़ी संख्या में उच्च पदस्थ लामा, भिक्षु और विद्वान शामिल थे। वे अपने साथ न केवल अपनी गहरी आस्था लाए, बल्कि तिब्बत के मठों
से बचाए हुए दुर्लभ और कीमती बौद्ध ग्रंथ भी लाए। आने वाले सालों में इन निर्वासित गुरुओं ने कालिम्पोंग और उसके आसपास कई मठों और सांस्कृतिक संस्थान स्थापित किए। जंगडोक फलरी फोडोंग मठ, जिसका उद्घाटन दलाई लामा ने 1976 में किया था, जैसे बड़े मठों की स्थापना हुई। इन संस्थानों ने कालिम्पोंग को निर्वासन में तिब्बती बौद्ध धर्म के संरक्षण और प्रसार के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक में बदल दिया, एक ऐसी भूमिका जो यह आज भी निभाता है। जिन वजहों से कालिम्पोंग व्यापार और संस्कृति का एक फलता फूलता केंद्र बना, इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, खुली सरहदें और यहाँ आने जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय आबादी, उन्हीं वजहों ने इसे जासूसी और जियोपॉलिटिकल साजिशों का एक अखाड़ा भी बना दिया। ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत, चीन, नेपाल और भूटान की दहलीज में बैठा ये शहर 19वीं सदी के ब्रिटेन और रूस के बीच चले ग्रेट गेम का एक अड्डा था और उससे भी बढ़कर एशिया में शुरू हो रहे कोल्ड वॉर का एक फ्रंट लाइन बन गया था। 1920 से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक ये शहर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रीमियर जोऊ एनलाई दोनों के शब्दों में एक सच्चा जासूसों का छत्ता था। जैसे जैसे 20वीं सदी में एशिया में राजनीतिक उथल पुथल मची, चीन में किंग साम्राज्य का पतन, कम्युनिस्ट चीन का उदय और तिब्बत की आजादी का संघर्ष, कालिम्पोंग एक कारोबारी शहर से सूचना और खुफिया गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बन गया। इसकी अनोखी लोकेशन की वजह से लोग और एजेंसियां हिमालय के पार की घटनाओं पर नजर रख सकते थे, इंटेलिजेंस इकट्ठा कर सकते थे और बड़ी राजधानियों से सीधी निगरानी से दूर रहकर गुप्त ऑपरेशन चला सकते थे। शहर के साजिशी माहौल को यहाँ मौजूद अनोखे किरदारों ने और हवा दी, जहाँ एक विद्वान, खोजकर्ता, राजनयिक, व्यापारी और जासूस के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती थी। इस भीड़ में शामिल थे विद्वान और खोजकर्ता। कालिम्पोंग तिब्बत से आकर्षित कई पश्चिमी लोगों के लिए एक बेस था। ल्हासा में घुसने वाली पहली यूरोपीय महिला अलेक्जेंड्रा डेविड नील ने अपने सफर के लिए इसी इलाके को अपना अड्डा बनाया। इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, शहर अलग अलग देशों के एजेंटों से भरा पड़ा था। ब्रिटिशों का अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जापानी एजेंट हिसाओ किमुरा एक मंगोलाई भिक्षु के भेष में तिब्बत में जासूसी करने के बाद कालिम्पोंग पहुंचा और बाद में उसे ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने एक और मिशन के लिए भर्ती कर लिया। राजनीतिक, निर्वासित और विद्रोही नेता, कालिम्पोंग की सबसे बड़ी भूमिका तिब्बत की निर्वासित सरकार और विद्रोही आंदोलन के नर्व सेंटर के रूप में भी थी। दलाई लामा के बड़े भाई ग्योलो थोंडुप 1950 के दशक में कालिम्पोंग में बस गए और विदेशी शक्तियों के साथ तिब्बत के मामलों के लिए मुख्य कड़ी बन गए। अपने घर से जहां वे दिखावे के लिए एक नूडल फैक्ट्री चलाते थे, उन्होंने भारत, अमेरिका और ताइवान के साथ गुप्त कूटनीति की और तिब्बती विद्रोह के लिए CIA की खुफिया मदद की और कोऑर्डिनेट किया। इन गतिविधियों की इतनी भरमार किसी की नजर से छिपी नहीं रही। चीन सरकार, जो शुरू से ही इस शहर पर शक करती थी, ने इसे साजिशों का केंद्र माना। 1950 के दशक में चीनी मीडिया बार बार कालिम्पोंग को विद्रोह का कमांडिंग सेंटर और भारतीय विस्तारवादियों और अमेरिकी और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का गढ़ बताता रहा। यह आरोप चीन भारत संबंधों में एक बड़ी दरार बन गए, जिससे प्रधानमंत्री नेहरू को भारतीय संसद में इस मुद्दे पर बोलना पड़ा। उन्होंने शहर को कमांड सेंटर मानने से तो इनकार कर दिया, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा को स्वीकार करते हुए कहा, कालिम्पोंग को सरअक्सर जासूसों का छत्ता बताया गया है। अनगिनत देशों के जासूस, लाल जासूस, सफेद जासूस, नीले जासूस, गुलाबी जासूस और भी बहुत कुछ। इस अंतर्राष्ट्रीय बदनामी ने कालिम्पोंग की किस्मत तय कर दी। जो खुलापन इसकी आर्थिक जान था, अब वो नए बने ताकतवर सुरक्षा के प्रति सचेत राष्ट्र राज्यों के लिए एक असहनीय सुरक्षा खतरा माना जाने लगा। जासूसों का छत्ता वाली कहानी ने इसे अलग थलग करने के लिए बेहतरीन बहाना दे दिया। दर्रे का बंद होना सिर्फ 1962 की जंग का नतीजा नहीं था या उस दशक का तार्किक अंत था, जिसमें कालिम्पोंग का मुख्य एक्सपोर्ट ऊन से बदलकर साजिश बन गया था। कालिम्पोंग का गोल्डन टाइम, जो माल, लोगों और विचारों के हिमालय पार के खुले प्रवाह पर बना था, 1960 की दशक की शुरुआत में अचानक और विनाशकारी रूप से समाप्त हो गया। जो जियोपॉलिटिकल तनाव एक दशक से सुलग रहे थे, वो आखिरकार खुली जंग में बदल गए। 1962 का चीन भारत युद्ध, वो प्रलयंकारी घटना जिसने शहर की आर्थिक जीवन रेखा को काट दिया, इसकी अनोखी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को बुझा दिया और इसे गुमनामी में धकेल दिया। पतन की प्रक्रिया युद्ध से पहले ही शुरू हो गई थी। 1950 के दशक की शुरुआत में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने से व्यापारिक संबंधों में पहले ही काफी दरार आ चुकी थी। स्थिति 1959 में चीनी शासन के खिलाफ तिब्बती विद्रोह के साथ नाटकीय रूप से बढ़ गई। विद्रोह के क्रूर दमन और उसके बाद 14वें दलाई लामा के भारत में शरण लेने से तिब्बती शरणार्थियों का एक बड़ा पलायन शुरू हो गया।
हजारों तिब्बतियों ने हिमालय पार कर खतरनाक सफर तय किया और कालिम्पोंग अपनी नजदीकी और मौजूदा तिब्बती समुदाय के कारण एक मुख्य मंजिल बन गया। 1959 में लगभग 2000 शरणार्थियों को संभालने के लिए कालिम्पोंग तिब्बती सेटलमेंट ऑफिस की स्थापना की गई, जहां इस आमद ने शहर को निर्वासन में तिब्बती संस्कृति के केंद्र के रूप में मजबूत किया। वहीं इसने चीनी संदेह को भी खतरनाक रूप से बढ़ा दिया। बीजिंग ने कालिम्पोंग में शरणार्थी समुदाय और तिब्बती निर्वासित की राजनीतिक गतिविधियों के विद्रोह में भारतीय मिलीभगत के सीधे सबूत के रूप में देखा। अक्टूबर-नवंबर 1962 का चीन भारत युद्ध अंतिम निर्णायक प्रहार था। इस संघर्ष ने चीन भारत दोस्ती के सपने को चकनाचूर कर दिया और हिमालय के जियोपॉलिटिकल परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके सबसे तात्कालिक और स्थायी परिणामों में से एक दोनों देशों के बीच सीमा का पूरी तरह से सील होना था। कालिम्पोंग के लिए इसका मतलब जेलेपला दर्रे का स्थायी रूप से बंद होना था, जो शहर का आर्थिक दिल और उसके अस्तित्व का कारण था। वो धमनी जिसने आधी सदी से भी अधिक समय तक शहर में धन और जीवन शक्ति का संचार किया था, अचानक और हमेशा के लिए काट दी गई। तिब्बत और भारत के बीच का दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया, जिसकी चोट कालिम्पोंग पर सबसे गहरी थी। सीमा बंद होने का असर तत्काल, विनाशकारी और संपूर्ण था। शहर की अर्थव्यवस्था, जो लगभग पूरी तरह से एक व्यापारिक केंद्र के रूप में अपनी भूमिका पर बनी थी, बिखर गई। व्यापार का बंद होना। लहासा कालिम्पोंग मार्गों पर व्यापार का पूरी तरह से बंद होने का मतलब था कि शहर ने रातों रात व्यापारिक परिदृश्य में अपना महत्व और प्रासंगिकता खो दी थी। ऊन, नमक, कस्तूरी के कारवां आने बंद हो गए और जो गोदाम कभी गुलजार रहते थे वो खामोश हो गए। आर्थिक ठहराव और पलायन। हजारों लोगों का पेट पालने वाला आर्थिक इकोसिस्टम ढह गया। अमीर मारवाड़ी, नेवारी और तिब्बती व्यापारी परिवार, जिनके पास पूंजी और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन थे, तेजी से अपने कारोबार काठमांडू ले गए। लेकिन शहर के अधिकांश निवासी, छोटे व्यापारी और दुकानदार, खच्चर चालक, कूली, मजदूर, जिनकी आजीविका सीधे व्यापार से जुड़ी थी, बिना किसी संसाधन और रोजगार के रह गए। कालिम्पोंग गहरे और स्थायी आर्थिक ठहराव के दौर में चला गया। सामाजिक तनाव। युद्ध और उसके बाद की घटनाओं ने शहर के भीतर सामाजिक तनाव को भी बढ़ा दिया। स्थानीय चीनी समुदाय, जिनमें से कई पीढ़ियों से कालिम्पोंग में व्यापारी और कारीगर के रूप में रहते थे, अब भारतीय अधिकारियों और अन्य स्थानीय समुदायों द्वारा गहरे संदेह के नजर से देखे जाने लगे। उन पर अक्सर चीन के लिए जासूसी करने का शक किया जाता था। इकोनॉमी के खत्म होने और अपनी जियोपॉलिटिकल बदनामी के अब एक खतरनाक बोझ बन जाने के साथ कालिम्पोंग तेजी से अंतर्राष्ट्रीय और यहाँ तक कि राष्ट्रीय चेतना से भी ओझल हो गया। एक वैश्विक चौराहे के रूप में इसकी अनूठी भूमिका समाप्त हो गई। यह अब तिब्बत का बंदरगाह या जासूसों का छत्ता नहीं था, यह सिर्फ एक और हिल स्टेशन था, लेकिन एक ऐसा जिसमें दार्जिलिंग की मजबूत चाय आधारित अर्थव्यवस्था या गैंगटॉक की राजनीतिक हैसियत का अभाव था। इसका जीवन कॉस्मोपॉलिटन अतीत एक भूली हुई याद बन गया। यह एक क्रमिक गिरावट नहीं थी, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मौत थी। आर्थिक गिरावट और पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर राजनीतिक रूप से हाशिए पर होने की भावना ने इस शक्तिशाली संयोजन ने जातीय राजनीति के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। 1980 के दशक में कालिम्पोंग गोरखालैंड आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा, जो भारत की नेपाली भाषी आबादी के लिए एक अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला एक राजनीतिक आंदोलन था। गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (GNLF) के नेतृत्व में यह आंदोलन तीव्र और अक्सर हिंसक संघर्षों से भरा था, जिसमें एक 40 दिवसीय हड़ताल भी शामिल थी, जिसने इस क्षेत्र को ठप कर दिया। 1986 से 88 के आंदोलन का अंत दार्जिलिंग गोरखालैंड हिल काउंसिल (DGHC) के गठन के साथ हुआ, जो पहाड़ी जिलों पर शासन करने की शक्तियों से युक्त एक अर्ध स्वायत्त निकाय था। लेकिन इसने अलग राज्य की मूल मांग को हल नहीं किया और तब से दशकों तक ये एक अलग राजनीतिक पहचान के लिए संघर्ष जारी रहा। इस व्यापक आंदोलन के भीतर कालिम्पोंग ने एक और खास आकांक्षा भी पाली, दार्जिलिंग से अलग एक इकाई के रूप में पहचाने जाने की। दशकों तक दार्जिलिंग जिले के उपमंडल के रूप में कालिम्पोंग में कई लोगों को लगा कि उनके अनूठे इतिहास और जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है। प्रशासनिक स्वायत्तता की यह लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार 14 फरवरी 2017 को पूरी हुई, जब पश्चिम बंगाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर कालिम्पोंग को राज्य के 21वें जिले के रूप में मान्यता दी। कालिम्पोंग जिले का निर्माण शहर की 1962 के बाद की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। आज
कालिम्पोंग का जटिल अतीत, सक्रिय स्मृति कार्य और कथात्मक विवाद का विषय है। किरण देसाई के बुकर पुरस्कार विजेता द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज में 1980 के दशक के गोरखालैंड आंदोलन की पृष्ठभूमि का उपयोग पहचान, वैश्वीकरण और अपनेपन के विषयों का पता लगाने के लिए किया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित यह उपन्यास स्थानीय विवाद का एक स्रोत भी रहा है। यह पूरी 1962 के बाद की कहानी को चिंतित अपनेपन की विरासत के रूप में समझा जा सकता है। दुनिया में अपनी अनूठी जगह खो देने के बाद शहर और उसके लोग भारतीय राष्ट्र के भीतर अपनी जगह को परिभाषित करने के लिए एक निरंतर, अक्सर दर्दनाक प्रयास में लगे हुए हैं। भूला हुआ इतिहास इसलिए एक बंद अध्याय नहीं है, यह एक जीवित उपस्थिति है जो आधुनिक कालिम्पोंग की चिंताओं, आकांक्षाओं को आकार देना जारी रखती है। और आखिरी में बिना किसी स्क्रिप्ट के कहूँ तो जरूर ये शहर भुला दिया गया, लेकिन इसका कारण सिर्फ एक युद्ध नहीं था। इसके कारण थे भारतीय, जिन्होंने इसे न दार्जिलिंग जैसी पहचान दी, न गैंगटॉक जैसा प्रख्यात हुआ, कभी बंगालियों की छत्र छाया में खोया रहा और दिल्ली के लोगों ने इसे कभी हिमालय नहीं समझा। उन्होंने सिर्फ कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड को ही पहाड़ माना। और धीरे धीरे जब ये खोया तो ऐसा कि अपने एड्रेस के लिए भी कभी दार्जिलिंग बताना पड़ता, कभी सिलीगुड़ी या कभी सिक्किम का सहारा लेना पड़ता। पर मैंने जाना, कभी डाम्बर चौक पर बैठकर मोमो और लाल चाय खाकर, कभी डेलों से जंपिंग करते हुए, कभी रामधुरा से कंचनजंगा देखते हुए, और कभी लावा के हसीन पहाड़ और वो लंबे लंबे पेड़, और एक उम्मीद कि भारतीय कभी ये समझेंगे कि जो लोग नेपाली बोलते हैं वो सब लोग नेपाल के नहीं होते। थैंक यू।